मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 to 10th बीपीएससी टीआरई 3 में एसएसटी के लिए पूछे गए जनरल पेपर के प्रश्न पत्र का हल। और ये गणित का सेक्शन जो आपको दिख रहा है, इसको सबसे अंत में यानी इसी वीडियो के अंत में मैं बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। चलिए ये जनरल पेपर का हम लोग प्रश्न पत्र को देखते हैं। और इसके पहले मैं सोशल साइंस का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र का वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बीपीएससी टीआरई के सभी प्रश्न पत्रों का हल प्लेलिस्ट में आपको जाकर के मिल जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। गणित का भी प्रश्न लाजवाब है वो जनरल पेपर में। देखिए पहला प्रश्न है साइंस का, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो देखिए जिंक ऑक्साइड का जो उपयोग होता है ये धात्विक ऑक्साइड है और ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। पेंट में भी होता है और विस्फोटकों में भी होता है। तो जब दो ऑप्शन सही जैसे हमको दिखाई दिया, डी मारेंगे और आगे निकल जाएंगे, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण के नियम का उपयोग होता है? तो ये चुंबकत्व के संरक्षण के उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप होता है। ये बायोलॉजी का प्रश्न है और यहाँ पे ये प्रश्न विज्ञान के अंतर्गत लिया गया है, यानी 8 विज्ञान होगा, 8 हिस्ट्री होगा, 8 गणित होगा। तो ये सब सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो किसका उपयोग किया जाता है? मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप होता है। तो मोनोसैकराइड या पॉलीसैकराइड या प्रोटीन। तो देख लीजिए इसमें मैं मोनोसैकराइड के साथ जा रहा हूँ, लेकिन आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखाई देता है? दात्र कोशिका रक्त अरक्तता में दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो ये एंटीसेप्टिक में उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? एंटीसेप्टिक में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अब चलिए 44 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा ये प्रश्न है। ध्वनि से 15 डिग्री सेल्सियस पर तथा 380 mm दाब पर ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का जो चाल होता है 332 डिग्री सेल्सियस होता है और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ती है और ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है और सबसे अधिक ठोस में होती है। ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आगे बीपीएससी टीआरई 4 में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ध्वनि के परावर्तन के नियम पर सोनार जो एक यंत्र होता है ये कार्य करता है और ये समुद्र में यानी पानी के अंदर डूबी हुई वस्तुओं या सील मतलब पत्थरों का पता लगाने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। और इस किस पे कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के नियम पर। देखिए मैं साइंस सेक्शन कराऊंगा, चाहे जो भी आपको मैं मॉडल सेट कराऊंगा ना, तो उसमें वही प्रश्न मैं बताऊंगा जो कि एग्जाम में आपका पूछा गया है, उसी के इर्द गिर्द करना है। और कुछ एडवांस प्रश्न करेंगे, ना कि 5000 प्रश्न करेंगे और 20 प्रश्न लड़ेगा। एससीईआरटी यानी टेक्स्ट बुक जो बिहार बोर्ड का होता है उसका चैप्टर वाइज मैं 9th 10th का आपको करा दूंगा, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, विज्ञान हो या गणित हो या रीजनिंग हो, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8, 9 10th। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं प्रश्न को। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, दाब में कोई भी परिवर्तन हो ध्वनि की चाल में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए कैसे एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश किया है
कि 2 गुना कर दिए, तो आप कर दीजिए अभी 340 को 2 गुना, 680 कहीं ऑप्शन है। तो देखिए दाब बढ़े या घटे ध्वनि के चाल पर परिवर्तन नहीं पड़ेगा, लेकिन तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और घटने पर घटती है। तो मैंने बताया 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना बढ़ेगा अगर तापमान, तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ये NCERT में आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 45 नंबर। यदि एक वाणिज्यिक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तब 2 घंटे में कितनी जीवाणु निर्मित होंगे। तो देखिए जीवाणु की बात कह रहा है, तो ये किस में गुणन में क्या करते हैं, गुणन में अपना मल्टीपल करते हैं। तो 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 के पावर 6 हो जाएगा। 6 तो 64 इसका सही जवाब हो जाएगा। 64 नहीं 256 होना चाहिए। 8 यहाँ पे 15 मिनट को 4 से गुना करेंगे तो ये 60 होगा, 60 होगा ना। और 15 मिनट को कितना 2 घंटा बोला है, 15 मिनट को 8 से गुना करेंगे तो 2 घंटा होगा। चलिए आ गया 256 ही होगा आंसर इसका। 2 के पावर क्या हो जाएगा 8, 2 के पावर क्या होगा 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 256, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है। ये विज्ञान का आपका कोशिका से आधारित प्रश्न लिया गया है। देखिए सेल वॉल जो होता है ना कोशिका भित्ति, वो प्लांट में होता है, जंतुओं में नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट, यानी ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा कहाँ का बना है। तो ये कुवैती दिनार बना है। फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा करेंसी किस देश का बना है, तो कुवैती दिनार बना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की। ये भी करंट अफेयर्स का है, तो ये सोलापुर से वो किए थे। करंट अफेयर्स भी आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ जनरल पेपर में आपको मज़ेदार प्रश्न देखने को मिल जाता है, और ये जनरल पेपर केवल 9th-10th के लिए नहीं होगा। अगर 9th-10th के साइंस वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, सबके लिए जनरल पेपर तो रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। IIT मद्रास ने मेलिबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है। तो ये देखिए करंट अफेयर्स का इसे स्टार मार्क कर लीजिए, आप देख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न मुझे नहीं मिला। अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया है सिलियन मर्फी, जो ओपेनहाइमर फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला, उसी के ये एक्टर हैं। कौन है, सिलियन मर्फी। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए ICC महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये वेस्ट इंडीज़ की हेली मैथ्यूज़ को चुना गया है। देखिए खेल जगत से भी एक प्रश्न रह रहा है। तो अभी जो अर्जुन अवार्ड मिला है, चाहे अभी जितने खेल जगत में कौन ICC रैंकिंग में क्या है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा। तो ये सजा है क्या है, मिस वर्ल्ड, संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज। तो मिस चेक क्रिस्टीना पिरिस्कोवा, या मिस इंडिया सिनी सेठी, या मिस लेबनान। यहाँ पे थोड़ा सा सिनी सेठी तो है। मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा है। तो मिसे चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है IPLF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा।
फ्रांस में, सिंगापुर में या स्पेन में? तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए, आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स का टोटल प्रश्न पता नहीं रहता है। भारत में विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो ये म्यांमार में है। किस में है? म्यांमार में है। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया है कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरी वृक्ष वहीं पाया जाता है। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी, इसीलिए इसको बिहार का शोक, और इससे बिहार में बाढ़ भी आता है। उत्तरी बिहार में भयानक बाढ़ का कारण है ये कोसी नदी का मार्ग परिवर्तन। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो ये मिलता है केशिका जल से। किससे? केशिका जल से। नेक्स्ट है, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक होता है? ये देखिए क्या प्रश्न किया है, गजब। इसका सही जवाब होना चाहिए 36 किलोमीटर। ज्योग्राफी का प्रश्न है। कह रहा है कि जैसे आपका पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, तो ये जो ध्रुवीय व्यास है, मान लीजिए यहाँ सेंटर हमने मान लिया यहाँ पे, और ये जो ध्रुवीय व्यास है ये विषुवतीय व्यास से कितना अधिक है? तो 36 किलोमीटर अधिक है। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो ये 82.5 डिग्री। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए पूर्वी है तो लिख ही दिया है तो आंसर हो जाएगा। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और साथ ही साथ आप ये जान लीजिए, 1 to 5 में पूछा था कि ये जो है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा ये आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा ये आगे है। जानना चाहेंगे कैसे आगे है? जानना चाहेंगे? आइए बता देते हैं। जब डीप से आपको मैं मॉडल सेट कराऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट। मतलब कि एक देशांतर अगर कोई ग्लोब घूमता है तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो ये था 82.5 डिग्री। ये 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में 360 मिनट। कितना? 360 मिनट। गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा। 5 का 20 के 0। यहाँ देख लीजिए, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, दशमलव लगा दिए हाथ में, कितना हुआ? 4 10 के 0 हाथ में 1, फिर 8 चौका 32, 1 33, 1 दशमलव छोड़ के तो लगा दिया। अब ये मिनट में आ गया, 60 से भाग देंगे तो घंटा में बदलेगा। तो देखिए 330 मिनट को हम लोग 300 को 300 जोड़ 30 मिनट लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 300 मिनट 5 घंटा, और ये 30 मिनट कितना हो गया? आधा घंटा। जोड़ देंगे 5.5 घंटा हो गया। तो यानी एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, और भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को लिया गया है। इसीलिए जो हमारा मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो हरित क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। और ये प्रश्न याद रखिएगा, इनको हाल ही में भारत रत्न 5 व्यक्तियों को मिला ना, भारत रत्न से, यानी भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको नवाजा, माने भारत रत्न इनको दिया गया है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा डॉक्टर, इसलिए यहाँ से ये प्रश्न बन गया। भारत में हरित क्रांति, अब देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, और सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड चमोली जिला, और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? चिपको आंदोलन को बल मिला इनके आने से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न।
भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। देखिए भारत की कहा है, की मतलब K2, ट्रिक से याद रखिएगा, की मतलब K2। कहेगा भारत में स्थित, में कर देगा के जगह तो कंचनजंगा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व से मूलतः एक भाग था, तो भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। ये तो बच्चा वाला सवाल है। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था, तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व दिया था। और जब ये एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके बाद यानी शहीद कहिए, मरना इन ऐसे नेताओं को नहीं कहा जाता है, शहीद हो गए। तो इनके बाद इनके भाई अमर सिंह ने बागडोर संभाल लिया था। देखिए एक आदमी की प्राण जा रही है लेकिन दूसरा तत्पर लगा हुआ है आज़ादी दिलाने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं कि बैठे बैठे खाली सिलेबस देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का सिलेबस क्या है, लेकिन घुस करके वीडियो में पूरा वीडियो देखने के लिए समय कहाँ है। इधर उधर अवाट बवाट पढ़ लेना है, अवाट बवाट नहीं पढ़िए। कम समय में बेस्ट तैयारी अगर करनी हो तो आप जुड़िए स्टडी विथ राहुल 247 से, और एक बार आप विश्वास करके इस चैनल पर आइए। स्कोर में इजाफा नहीं हुआ आपके, अगर मान लीजिए हमने तो पढ़ा रखा और आप घर पे मेहनत नहीं किए तो ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, लेकिन कम से कम वीडियो देखे हैं तो इजाफा तो होगा। ठीक है, तो आप मन से पढ़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। जान लगा दो या जाने दो, मतलब या तो पूरे डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना है, नहीं तो बिल्कुल किताब नहीं छूना है, छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किस के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, तो कह रहा है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा, अध्यात्म की बात कर रहा है तो 1893 की बात आपको याद आनी चाहिए, शिकागो यानी स्वामी विवेकानंद। और अभी अभी 12 जनवरी बीता हुआ है, तो आप सभी को पता है 12 जनवरी को क्या है। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था, तो अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अहमदाबाद मिल आंदोलन आ गया, क्लास 10th। देखिए इस जितना प्रश्न हमको देखने को मिल रहा है ना, हम कोई रट्टा नहीं मारे हैं। क्लास 10th के बच्चों को जब पढ़ाते थे मैथ और साइंस, तो उसमें बच्चे बोलते थे सर मुझे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस भी पढ़ाइए। तो जो टेक्स्ट बुक होता है ना, टेक्स्ट बुक बिहार पब्लिकेशन का, उसमें ये सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, अगर अच्छे से पढ़िएगा तब। मैं प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। अगर किसी भाई बहन को हमें प्रूफ चाहिए कि टेक्स्ट बुक से ही ये प्रश्न आ रहा है तो कमेंट करें, और ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक, अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरा फ़ी है, उसके बाद मुझे कोई आपसे फ़ी की उम्मीद नहीं है। आप मन से तैयारी कीजिए, कहीं भी पढ़िए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन पूरे मन से आप सेल्फ स्टडी घर पे इस टेक्स्ट बुक का 9th 10th का स्पेशली ले करके कीजिए। और कैसे पढ़ना है मैं वीडियो बना करके आपको बताते रहूँगा। साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर वाइज मुख्य क्वेश्चन को सेट करके इसी टाइप से 5-5 ऑप्शन वाला मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ कोई नहीं मांगेंगे, इसलिए कि समय नहीं मिलता है पीडीएफ बनाने को। स्कूल, फिर घर पे आके खाना बनाना, फिर यहाँ पढ़ाना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा, और अपना तैयारी करना अलग से। मैं खुद एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बीपीएससी टीआरई 1 से सेलेक्ट हूँ, तो इसलिए थोड़ा कम समय मिलता है। आप मन से पढ़िए और ये टेक्स्ट बुक से ज़्यादा पढ़िए, या नहीं तो एनसीईआरटी से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। तो 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था, तो महात्मा गांधी। जब देखिए 1 साल की ही बात है, 1917 से चंपारण आंदोलन करके लौटे गए गुजरात, तो वहाँ पे अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच
आंदोलन चल रहा था, तो उसमें किसने अपना हस्तक्षेप किया था? तो महात्मा गांधी ने। और देखिए बरदौली के सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की, देखिए यहाँ केवल वल्लभ भाई पटेल है, सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट यहाँ एक प्रश्न हमको और ध्यान में आया था, हाँ, जब महात्मा गांधी 1915 में लौटे अफ्रीका से भारत, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन जब ये चंपारण आए ना, तो इनको जान से मारने की, इनके खाना में जहर देने का प्लान था, तो इन्हें किसने बचाया था? बतख मियाँ ने। किसने? ये बीपीएससी का बहुत अच्छा प्रश्न है, बतख मियाँ ने इन्हें बचाया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। तो यदुनंदन, वधवराम, पीसी जोशी, करनंदन शर्मा। यहाँ देखिए मैं ऑप्शन ए के साथ जा तो रहा हूँ, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, मुद्दीमन कमेटी को किसके करनी का रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि संघवाद द्वैध प्रणाली, इसे भी स्टार मार्क कीजिए। आप देखिएगा 68 नंबर का क्या है जवाब। नेक्स्ट है, भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णुता ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में वापसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये बात। और यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? देखिए देश के बाहर सिंगापुर, याद आया? कौन? सुभाष चंद्र बोस। 1943 का समय था और देश के बाहर इन्होंने सिंगापुर में, बताइए सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस किसका गठन किए थे? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो वहीं आज़ाद हिंद फौज देश से बाहर ये संगठित किए हुए थे। काफ़ी साहसी थे नेताजी हमारे। ये सब क्लास 10th से प्रश्न पूछा जा रहा है, टेक्स्ट बुक में सारी चीज़ें। देखिए अब हिस्ट्री का सेक्शन, तो ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया हूँ, जो भी चीज़ें हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बारी बारी से सभी क्लास का करा रहा हूँ। अब आइए हम लोग गणित को देखते हैं। आप लोगों को लगा होगा कि सर को गणित नहीं आता है इसलिए छोड़ के आगे निकल गए, तो आइए गणित का तो धजिया उड़ाएंगे हम लोग यहाँ पे, कुछ ट्रिक से और कुछ पूरे मेथड से भी सीखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ को 7 चक्कर लगाकर 220 मीटर की दूरी 2200 मीटर की दूरी पूरी करता है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है? लाजवाब प्रश्न है ये। जब भी कोई वृत्त एक चक्कर मारेगा तो जितनी ये दूरी तय करेगा इसकी परिधि ही होगी। क्या होगी? परिधि। ठीक है। और ये कितना चक्कर मारा है? 7 चक्कर। तो देखिए 2 गुने 2 पाई आर, 2 गुने पाई का मान 22 अब बट्टा 7, त्रिज्या हमको नहीं पता है, और 7 चक्कर मारा तो कितना दूरी तय किया? 2200 किया ना। ये आर ही पता करना है, त्रिज्या। ये 7 चक्कर, यहाँ 7 लिखना पड़ेगा, आगे ही लिख देता हूँ 7, क्योंकि 7 चक्कर मारा है। देखिए 2 पाई आर, यहाँ 7 लिखना था, 2 पाई आर, ये 7 था, ये नहीं। 7 चक्कर मारा है तब ना इतना दूर गया है, एक चक्कर में इतना दूर जाता है, 7 चक्कर मारा तो इतना दूर गया है 2200। 7 से 7 कट गया, 22 से जब ये काटिएगा आप लोग तो 100 आएगा। देखिए 2 इधर बच गया, बराबर का चिन्ह है, आर के गुना में है, उधर जाके 100 को काट दिया, 50 आ गया, यानी कितना मीटर हो जाएगा?
50 मीटर। देखिए मेरे भाई, आप लोग क्या कीजिएगा कि जो 1 to 5 का मैथ है पीआरटी का, उनके लिए भी ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। 9 to 10th और 6 to 8 सभी में प्रश्न जो आ रहा है वो आ रहा है क्लास 9th और 10th का। मैं अलग से इस पे वीडियो बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ कि मैथ का सेक्शन कहाँ से और किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। ये मेंसुरेशन है, ब्रिथ से पूछा है। मेंसुरेशन उधर क्षेत्र में नहीं है, 2D फिगर आपको ब्रिथ से लिया गया है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। क्लास 9th और 10th का ही यहाँ प्रश्न बन रहा है, और कौन कौन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है मैं बारी बारी से उसका क्लास करा रहा हूँ। आप देखते जाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए और अब उड़ान भरिए। टीआरई 3 में, टीआरई 2 में जो गलती आप कर चुके हैं वो गलती अब नहीं करना है। और जितने नए कैंडिडेट हैं आप लोग देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न बनेगा और कैसे प्रश्न पूछा जाता है। एनालिसिस कीजिए, तब टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी को पढ़िए। प्राइवेट बुक दुनिया भर के प्रश्न नहीं पढ़ना है। चलिए, और थोड़ा डीप पढ़ना होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है, देखिए आ गया मेंसुरेशन से ही ना। यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता, धारिता मतलब आयतन दिया है, वॉल्यूम, आयतन जिसको आप वॉल्यूम कहते हैं, और उसका व्यास दिया है, डायमीटर दिया है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी यानी 7। बेलन का आयतन यानी क्या होता है, गहराई पूछा है यानी ऊंचाई आपको बताना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, जिसका मान आपको दे रखा है 1848। पाई का मान 22/7, ठीक। और त्रिज्या यानी r 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7, और ऊंचाई नहीं पता है। और ये तो आयतन दिया है हमें, धारिता 1848, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 4 4, 7 दूनी 14 आया तो 18, तो 4 4, फिर 7 छक 42, और फिर 42 तो 2 8 7 14 28, 264 आया। अब 264 को 22 से हम लोग काट देंगे, कितने से, 22 से। तो 22 एकम 22, 4 4 22 दूनी 44, 12 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, 12। आंसर कितना हो जाएगा, 12। देखिए समझाने के लिए समय लगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ मुझे दिख गया 14 था, ये है तो सीधे लिखता। भाई फार्मूला हम थोड़े लिखते एग्ज़ाम में, पाई r² h बराबर, ये सब थोड़े लिखते हम। देखिए डायरेक्ट क्या करते, अगर आपको सब चीज़ें पता है तो कैसे एग्ज़ाम में बनाना है। 22/7, ये 7 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या 7 होगा, व्यास का आधा, और ऊंचाई नहीं पता है। ये दिया है 1848, ये काट लेंगे 7 से 7, ये काटे हम लोग 264 आया, और ये काटेंगे, सॉरी 7 से काटे तब ना 264, ये 7 से काटे तब 200 से 22 से काट देंगे, 22 एकम 22, तो 2 और 4 कितना आया था यहाँ पे, 224 कितना आया था, 7 से 7 कट गया, और 7 से काटे थे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, हाँ 4 आया था ना, 7 दूनी 14, 4 4, 7 छक 42, 264 आया था। कितना आया था, 264, काटे थे जब तो 264 आया था, ठीक है। अब फिर 22 से जब ये काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24, 2 26, सीधे आंसर दिख रहा था। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिशत का सवाल लिया गया है। यदि किसी संख्या का 8वां भाग, तो संख्या को आपने x माना है, तो x का 8वां भाग कितना दिया है, 30 है, यानी संख्या क्या हो जाएगा, 8 3 का 24, x बराबर 240 हो गया। अब 240 का कितना प्रतिशत निकालने को कह रहा है, 240 का 62%, 62/100, 1 0 से 1 0 कट गया। देखिए 24 दूनी 48 के 8, हाथ में 4, 24 25 120, और फिर 24, 144, और 4 148, अब बटा में क्या है 10, एक 0 है, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगाइए, यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
कि कोई संख्या 25% बढ़ जाता है, एक अधिकारी के वेतन 25% बढ़ा दिया गया, तो नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि पुराने वेतन आ जाए। तो इसका ट्रिक देख लीजिए, कितना बढ़ा है 25, 100 में जोड़ लीजिए। तो 100 में 25 जोड़िएगा 125 गुना 100, 25 25 125, आइए काट दीजिए 20 हो जाएगा आंसर। अब यहीं पे प्रश्न ऐसा भी बन सकता था कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी यानी एक महिला या एक गृहिणी को खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि उस परिवर्तन से कोई, उस चीनी के मूल्य में वृद्धि से कोई अंतर ना हो, किस में, खर्च में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 20% ही हो जाएगा। एक बार और इस प्रश्न को समझ लीजिए। मान लीजिए पहले 100 रुपये था, अब बढ़ा 25, तो 125 हो गया। अब इससे ये कितना बढ़ा है तो कितना कम करना होगा, 25 कम करना होगा। किसकी तुलना में, 125 की। और 125 बचे 1/5 का मतलब ही होता है 20%, तो आंसर 20% हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं गणित का प्रश्न। ये लिया गया है घातांक और करनी से, लेकिन ज़बरदस्त प्रश्न लिया है। कह रहा है कि -2/3 के इन्वर्स -3 है को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 4/9 का इन्वर्स प्राप्त हो। क्या हो, 4/9 का इन्वर्स प्राप्त हो। तो इसको बदल लीजिए क्योंकि इन्वर्स है, तो इसे आप लिख सकते हैं -2/3 -3/2 हो जाएगा, पलट जाएगा 3/2 और ये प्लस हो जाएगा यानी 3। ठीक, और जब ये भागफल को पलटिएगा तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, 9/4 का +2 हो जाएगा, यानी बदल जाएगा इन्वर्स के कारण। अब कह रहा है -3/2 के पावर 3 को किस संख्या से विभाजित करें। तो मान लीजिए 1 से विभाजित करने पर हमें ये मिल गया। अब आप कहिएगा ये कैसे आया सर, फिर से समझिए। यहाँ 2 का इन्वर्स 1 है ना, तो 1/2 लिखा जाता है। ठीक है, अब -5/3 का इन्वर्स अगर रहे तो लिखा जाएगा 3/5, -3/5 के पावर 1। ओके, तो यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, यानी ये पलटा तो हो गया -3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, -27/2 का क्यूब कितना होगा 8, और भाग हम लोग x से दिए थे। इस संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा था, 9 का स्क्वायर 81, अब बटा में 4 का स्क्वायर 16। अब भाग था, ये भाग है ना x से, तो ये 27, ये जाए गुना होगा 27 के भाग होगा, 8 दूनी 16, 27 तियाँ 81, माइनस का, ये माइनस का 3/2 है, ये हो जाएगा आंसर। नहीं समझे? तो चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। ये इन्वर्स माइनस है ना, तो ये पलटी मारेगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3/2 के पावर क्या हो गया 3। अब क्योंकि इन्वर्स हो गया, इसको हम लोग मान लिए कि x से भाग दिए, तो भागफल क्या प्राप्त होगा, इसका भी जब इन्वर्स करेंगे तो 9 ऊपर जाएगा और 9 का वर्ग क्या होगा, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, 9/4 के पावर 2 हो गया। ठीक, अब तो ये आपको सीधा सीधी दिख गया, -3 का क्यूब -27 और 2 का क्यूब 8 को भाग दिया हमने x से, तो गुना जब करेंगे तो 1/x हो जाएगा, बराबर इधर क्या आ गया 81/16, तो ये गुना में है ना, तो उधर जाके पलटी मारेगा, ये चला गया इधर, गुना हो गया, माइनस का 8 अब बटा का 27। देखिए 27 तियाँ 81 और 8 दूनी 16, माइनस तो रहेगा, तो -3/2 आंसर आ गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, -3/2। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। आ रहा है मज़ा? अभी आप जिस चैनल से जुड़े हैं, गणित जो मैं बताऊंगा आपको 9th 10th के लिए
टीजीटी के लिए, चाहे 6 to 8 के लिए या साइंस, आपको मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि ये प्रश्न आने वाला है एग्ज़ाम में। आए या ना आए वो बात की बात है। जब चीज़ें सीख जाइएगा तो लैंग्वेज बदल देगा, तो आप पकड़िए। चलिए, यहाँ अलजबरा का प्रश्न पूछा है, मार दीजिए आप लोग इसका। 5 है ना, 5 25 और फिर 2 घटेगा 23। 23 का वर्ग जब हम लोग करेंगे तो 9 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 529 पे चले जाइए, यही जवाब हो जाएगा। अब कैसे मैंने ट्रिक लगाया, देखिए, ये बहुत आप लोग भी पढ़े होंगे। पूछे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जवाब मांगे तो आप इसका वर्ग करके 2 घटा लीजिए, यानी 25 घटाओ 2 आया तो कितना आ गया, 23 आ गया। लेकिन फिर इसके बाद भी वर्ग पूछ रहा है, 4 वाला केस पूछ रहा है। हाँ, रुक जाइए, 529 नहीं होगा। हाँ, -2 कर लिया, फिर प्लस वाला पूछ रहा है, 27 होगा। सॉरी दोस्तों, मैंने मार के निकल लिया था, यही मिस्टेक मैंने भी किया था। 2-3 प्रश्न गलती किया था वहाँ एग्ज़ाम में, TRE 1 में। हाँ, अब ये जानना चाहते ज़रूर होंगे कि मैं किस क्लास के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। तो बीएड नहीं किया था, DLED किया हूँ। तो मैं PRT का स्टूडेंट हूँ, यानी 1 to 5 का। ओके, तो यहाँ देखिए क्या होगा, 527 आंसर क्यों हुआ, इसको पूरे डिटेल से ही तोड़ देते हैं। x + 1/x = 5 था, दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो ये आएगा a² + b² प्लस 2 × a × b। इधर स्क्वायर हुआ तो 25 आया, x से x कटा, 2 प्लस में उधर जाके घट जाएगा, क्या आ गया, 23 आ गया। यानी इसका मान 23 आया। पुनः वर्ग करेंगे जब तो a², तो a² का स्क्वायर जब होगा, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर दिया है, स्क्वायर जब होगा तो 4 हो जाएगा, जो 1/x⁴ और जो 2 × a, अब तो ये x² है, इंटू b, अब बराबर में 23 के स्क्वायर 529। x² से x² कट गया, 2 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 527। ये भी प्रश्न ज़बरदस्त सिक्का वाला प्रश्न पूछा, एकदम सीधा प्रश्न ये पूछा है। 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना कितना अनुपात में है, 2x, 3x और 4x। ये सिक्कों का अनुपात है और इनका मूल्य दिया गया है। तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो मूल्य हो जाएगा 10x जोड़ कितना, 2 रुपये है, 2 रुपये में 3 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, और 1 रुपये में 4 से गुना करेंगे तो 4x। ये मूल्य का अनुपात हुआ, जिसका मान है 2000 है। 16 × 4 = 20, 20x बराबर 2000। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 100। और किसका पूछा है संख्या, किसका पूछा है, 2 रुपये के सिक्के। तो 2 रुपये के सिक्के तो 3x है, 3 में हम लोग 100 से गुना करेंगे तो ये तो 300 आएगा, ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर पूछा होता 5 रुपये के सिक्कों की संख्या तो 100 दूनी 200 आंसर हो जाता। अगर पूछा होता आपसे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या तो 400 हो जाता। लेकिन ये तो पूछा है 3 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो x का मान 100 आया है, 3 में गुना करेंगे तो 300 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, और ये शायद आखिरी प्रश्न जनरल पेपर का, पूरे क्लास 9 to 10 का सामाजिक विज्ञान का जो BPSC TRE 3 में पूछा हुआ प्रश्न है, टोटल आपका कंप्लीट होता है। और अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये भी प्रश्न मज़ेदार है। एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है, और इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या पूछा है प्रश्न में, एक समबाहुभुज का अंतःकोण, तो अंतःकोण को मैंने x मान लिया और बाह्य कोण को y मान लिया। तो कह रहा है जो बाह्य भविष्य कोण से अधिक है, कौन, अंतःकोण अधिक है बाह्य कोण से, तो x बराबर हो जाएगा, बराबर कब होगा, जब बाह्य कोण में ये जोड़ देंगे,
y प्लस 108 डिग्री, तबे ना बराबर होगा। y को इधर ला दीजिए, x माइन, अच्छा रहने दीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 1। और हम जानते हैं कि किसी भी समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। x का मान क्या है? y प्लस 108। x का मान रख देंगे, y जोड़ 108 डिग्री जोड़ y बराबर 180 डिग्री। 2 y हो गया ना, 108 जाके इसमें से घट जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ हो जाएगा 7 यानी 72 आ गया। कितना आ गया? 72। यही जोड़े तो 2y बराबर 108 जाके 180 में से घटेगा तो 72 आएगा। 2 से 72 को काटे 36 आ गया। y का मान कितना आया? 36। अब जान लीजिए, किसी भी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या अगर ज्ञात करनी हो और उसके बाह्य कोण आपको दे दिया गया हो, क्योंकि देखिए बाह्य कोण y माना था मैंने, तो सीधे 360 डिग्री में आप बाह्य कोण से भाग दे दीजिए। 36 से कम 36, 0 बच जाएगा, 10 हो जाएगा आंसर। क्या होगा? 10। तो ये था राहुल सर का ब्रह्मास्त्र यानी मैथ के लिए, और साथ ही साथ आपको मैंने जनरल पेपर 9 to 10 का करा दिया, यानी 9 10 के सोशल साइंस का 9 10 का जो SST का पेपर है मैंने टोटल कंप्लीट करा दिया है BPSC TRE 3 का। उसके बाद मैं 6 to 8 का करा दूंगा, और 1 to 5 के संपूर्ण प्रश्न 150 में अब हिंदी और इंग्लिश का आप कर लीजिएगा खुद से, उसमें तो पासिंग मार्क्स है। जो बच जाता है 120 अंक, उसका मैं करा दूंगा, और आगे कराया भी हूँ, बहुत सारा मैथ का सेक्शन कराया हूँ, देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो ये सारी चीज़ें मैं कराऊंगा बारी बारी से। उसके बाद टेक्स्ट बुक जो है, चाहे वो मैथ्स का हो, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से प्रश्न देखना है, कितना कम पढ़ना है, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन 3 सेक्शन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इतना गाने के बाद भी, तो कम से कम सब्सक्राइब कर ली, ताकि आगे BPSC TRE 4 जौन हुई उमें मज़ा आई, लड़ाई कसमकस हुई, कैसे की संख्या बढ़ल जाता, और साथ में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता। तो कट ऑफ के देख के तैयारी तो जोर शोर से करे के पड़ी। तो आज खातिर ये तने, फिर मिलल जाए यही जोश और उमंग से। क्लास 8 के SST के संपूर्ण, क्लास 8 का जनरल पेपर करा चुका हूँ, और उसके ओकर एथी उसका देख लीजिएगा। मैं पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स करा दूंगा, लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, सब आपको मिलते जाएगा। शेयर करते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।